नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के इंटरमीडिएट के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट चल रहा, यानी उस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्रबल। इस वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, यानी कूलाम के नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कूलाम का नियम क्या है। और ये कूलाम का जो नियम है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, यहां से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान से समझिएगा और याद भी करके चलना आपको। तो कूलाम का नियम क्या है, ये देखिए कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम आप कहेंगे किसको। इसको समझने के लिए आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, फिगर से ही आपको समझा दे रहे हैं, आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि आपको बताएं फिजिक्स जो हम लोग जैसे याद करेंगे तो फिगर से ही आप फिजिक्स को पूरा याद कर लेंगे। यहां पे देखिए आपका दो बिंदु आपके आवेश है और दोनों बिंदु आवेश जो है यहाँ पे Q1 Q2 और ये आपका इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल r है। तो इन दोनों आवेशों का जो आपका यहाँ पे जो आवेशों का गुणनफल है, यानी इन दोनों आवेशों के बीच आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यह आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल है ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ये आवेश जो है आपका, आप पढ़े हैं शुरू में कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक आपका धन आवेश और एक आपका ऋण आवेश। यदि आपका दो धन धन यानी सजातीय आवेश है और दोनों धन धन हो या दोनों ऋण ऋण हो, यानी सजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि विजातीय आवेश है, यानी कि एक धन आवेश है दूसरा आपका ऋण आवेश है, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिगर है, इस फिगर में कहीं पे भी आपका धन ऋण की चर्चा नहीं किया गया है। तो आपका दोनों के लिए, आपका चाहे धन हो चाहे ऋण हो, कुछ भी हो आपका, वहां पे आपसे कहा गया है कि आपका जो दोनों आवेश है उनके बीच जो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, कोई भी आपका बल हो सकता है। तो वही चीज आपका है कि ये जो बल दोनों आपका जो बल लग रहा है, यह बल जो है दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इस बल का मान एक तो आपका दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा यह बल, और वही बल जो है आपका उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से इसी फिगर से आपको परिभाषा भी याद रखना है। तो परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा में देखिए लिखा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। यानी कूलाम का नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी कि आपका यहीं पे कहीं ये जो लाइन है, इसी वाली लाइन पे आपका ये इस बल का मान होगा, चाहे आपका प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो, इसी वाली लाइन के सीधे में आपका होगा। वही चीज अनुदिश का मतलब वही चीज कहा जा रहा है। अब जो ये कूलाम का नियम है, इस कूलाम के नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी आप कह सकते हैं। तो आपका कुछ भी कहा जा सकता है, कूलाम का नियम कहे तो कूलाम का नियम, या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहे तो भी आप इसी को कहेंगे। एक बार फिर से सुनिए, कूलाम का नियम होगा क्या, कहेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। और ये आपका फिगर हो गया। अब फिगर में आप थोड़ा सा मान लेंगे कि जो फिगर में जो बना है उसमें जो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं उन सिंबलों को आप एक बार चर्चा कर लेंगे। तो आप कहेंगे यदि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो यहाँ पे दो आपके आवेश हैं, ये दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं,
तब उनके बीच लगने वाला जो बल है वो F अनुक्रमानुपाती, परिभाषा के अनुसार दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आपका जो उनके बीच की जो दूरी है वह दूरी जो उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण 2 मानेंगे। देखिए आपका सिंबल जो है एक ही तरीके का है, लेकिन यहाँ पे अनुक्रमानुपाती बोला जा रहा है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती बोला जा रहा है। यदि आपका बट्टे के रूप में नहीं है, सीधे सीधे यदि आपका लिखा है तो आप उसको समानुपाती अनुक्रमानुपाती बोलेंगे। लेकिन वही चीज यदि एक बट्टे करके कुछ लिखा गया है तो उसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बट्टे करके लिखा गया है और यहाँ पे बट्टे करके नहीं लिखा गया, इसलिए इसको अनुक्रमानुपाती और इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो आपका F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। और F इस अनुक्रमानुपाती वाले चिन्ह को जब हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और बराबर का चिन्ह लगाने के लिए कोई ना कोई आपको कांस्टेंट टर्म जोड़ना होगा। तो F बराबर स्मॉल के Q1 Q2/r², जहां स्मॉल के क्या है, एक आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, ये हो गया। अब इस k की जगह आप क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई, ये f∈0 इसको पढ़ा जाता है, f∈0 पढ़ा जाता है। तो F बराबर आपको हो जाएगा, इस k की जगह आप लिख सकते हैं 1/4 पाई f∈0 Q1 Q2/r², समीकरण 3। और यही आपका जो कूलाम का नियम का सूत्र है, ये आपका सूत्र हो गया। मान लीजिए आपके जब सवाल पूछे जाएंगे तो इन्हीं फार्मूले का आप सहयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 1/4 पाई f∈0 है उसके जगह आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ये भी आपका सूत्र हो जाएगा। यानी इसके जगह आप इतना मान, यानी इसका मान जो होता है 9 × 10⁹ होता है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ 1/4 पाई f∈0 बराबर आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आपका मात्रक है। इसका मात्रक भी आपसे पूछा जाता है, तो आप इस मात्रक को याद रखिएगा। 1/4 पाई f∈0 का जो मान होगा कितना होगा, 9 × 10⁹ होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो f∈0 है इसको हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो निर्वात की वैद्युतशीलता को f∈0 से, और माध्यम का जब वैद्युतशीलता होगा उसको केवल f∈ से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका कूलाम के नियम का सूत्र हो गया। तो मान लीजिए जब सवाल लगाना होगा तो इन्हीं फार्मूले का सहयोग से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। लेकिन अब आपका यदि ये तो निर्वात के लिए था, ये जो आपका बल निकला ये निर्वात के था। अब मान लीजिए निर्वात न हो उनके बीच में, जो दो आवेश है उन आवेशों के बीच में यदि निर्वात नहीं हो, कोई माध्यम भरा हो, तब आपका क्या फार्मूला होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर दोनों आवेशों को कैपिटल के, यहाँ पे कैपिटल के लिया गया, वहां पे एक जगह आपका इसके पहले स्मॉल के था, वह आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और यह कैपिटल के है जो है आपका परावैद्युतांक वाला माध्यम है। तो कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत जो बल होगा वो आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा दीजिए। माध्यम के लिए इसलिए F m कर दिए, बराबर आपका 1/4 पाई f∈, और यहाँ पे आपका k हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो यही k केवल आपका बढ़ेगा। तो निर्वात अथवा y के लिए इस k का मान 1 होता है। जब 1 रखेंगे तो इसके पहले वाला जो फार्मूला आपका आया था वही आपका आ जाएगा। तो जहां पे आपका k एक क्या है, नियतांक है, जिसे परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। अब ये समीकरण 3 और 4 जो है, इन 3 में क्या करेंगे, 4 का जब भाग देंगे तो एक और फार्मूला आपका निकल जाएगा, F बराबर F_m/k, और k को आप क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। तो यहां से आपका ये एक फार्मूला, यहां से k की परिभाषा आपका निकल गया। k की परिभाषा यदि बोलना हो, परावैद्युतांक की परिभाषा यदि कहना है तो F/Fm, यह निर्वात अथवा y में रखे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उतनी ही दूरी पर रखे किसी माध्यम में रखने पर जो उनके बीच लगने वाला बल है उनके अनुपात को ही आप क्या कहेंगे, परावैद्युतांक, यानी माध्यम का परावैद्युतांक कहेंगे। तो ये आपका परिभाषा हो गया। इस परिभाषा को हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम लोगों का परिभाषा हो जाएगा, अभी जो लिखे हैं फार्मूला उसी में के अनुसार आपका हो जाएगा। निर्वात अथवा y में रखे
दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उतने ही दूरी पर माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल के जो अनुपात है वह परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण 4 आप लिखे हैं, उस समीकरण 4 में एप्सिलॉन 0 K था, उसके जगह पे यदि हम एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है, यानी एप्सिलॉन यदि लिख देते हैं तो हम लोग का एक और फार्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन 0 K बराबर एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो K का मान आपका देखिए एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, ये आपका हो जाएगा। K का देखिए दो परिभाषा आपका निकल गया, एक आपका F बटे FM और दूसरा आपका K का परिभाषा निकल गया F एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। अब इसकी परिभाषा देखिए शब्दों में लिख सकते हैं कि ये जो आपका है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है और ये निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, तो उनके अनुपात को आप क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहेंगे। तो वही परिभाषा में लिखा गया, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो जाए, यानी K का जो मान है वो K का जो है दो परिभाषा आपका यहां से निकल गया। अब देखिए यहाँ पे इस एप्सिलॉन 0 का मान भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी बाद में आपको निकाल के बताएंगे। लेकिन आपके यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, कुछ नोट्स हैं, इनको हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये जो आपका पहला नोट है कि निर्वात अथवा वायु के लिए जो K है, यानी कि जो कैपिटल K ये आप बात कर रहे हैं, उस K का मान 1 होता है। और दूसरा है कि जितने भी आपके सभी परावैद्युत यानी कुचालकों के लिए K का जो मान होता है 1 से अधिक होता है, यानी 1 को छोड़कर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, यानी जितने भी आपके परावैद्युत पदार्थ हैं या कुचालक हैं उनके लिए जो K का मान होगा वो 1 से अधिक ही होगा आपका। अब आपका तीसरा है धातु के लिए K का जो मान है वो आपका अनंत होता है, तो धातु के लिए आपका K का मान अनंत होता है। कुचालक के लिए नहीं, अधातु के लिए K का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं और इसको आप याद रखिएगा। चौथा आपका नोट है कि यदि आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम हो तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो आपका क्या होता है, घट जाता है। यानी कि यदि कोई दो आवेश जो आप रख रहे हैं, उन आवेशों के बीच में यदि माध्यम भर दिया जाए तो आपका जो वैद्युत बल का मान मिलेगा वह मान जो है निर्वात अथवा वायु की तुलना में क्या होगा, कम मिलेगा। तो ये चीज आपसे कहा जा रहा है। तो ये 4 फैक्ट हैं, इन यहां से भी आपके क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे और उसका मात्रक और बीमा, क्योंकि वहां से आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, मात्रक क्या है, उनकी बीमा क्या है, उनको देखते हैं। अब हम लोग एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान निकालेंगे और उनका मात्रक क्या होगा। देखिए ये इसके लिए आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर आपका होता है 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपको सूत्र जब आपको परिभाषा बता रहे थे तो वहां पे आपको ये बताया थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो आपको एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन 0 इसको आप इधर कर दीजिए, इस वाले को इधर कर दीजिए, तो एप्सिलॉन जो इधर जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बराबर ये आपका इधर आएगा तो 1/4 पाई × 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई की जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए, तो आपका यहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹ और इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर आपका हो जाएगा 1/113.04 और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो गुणे 10 के पावर माइनस, यानी कि ऊपर जाएगा प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप भाग देंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर आपका हो जाएगा 0.0088846 गुणे 10 के पावर 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपका एप्सिलॉन 0 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसको मानक में चेंज कर दे रहे हैं तो 8.85 8.8 और इसको मानक में लेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, तो 5 गुण यहाँ पे 3 स्थान दशमलव खिसका हुआ इसलिए 10 के पावर 9 में 3 और जोड़ेंगे 10 के पावर -12 और मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान होगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12 और उसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अब आपका यहाँ पे बीमा भी इसको बताना है। तो एप्सिलॉन जीरो का जो बीमीय सूत्र है वह आपका क्या होगा, तो एप्सिलॉन जीरो की बीमीय सूत्र देखिए आपका यहाँ पे कूलाम स्क्वायर है, तो कूलाम का होता है AT और इस पे स्क्वायर कर दीजिए, बटे आपका ये न्यूटन है, न्यूटन की बीमा आपको पता है mL/T−2 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मीटर का L स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको एक साथ कर लीजिए, आप चाहें तो फार्मूले के माध्यम से F बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/r² यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास यदि मात्रक है तो मात्रक से ही आप बीमा को बना सकते हैं, क्योंकि मात्रक और बीमा जो है लगभग हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए आपका सूत्र आप लिखे होंगे कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/r², तो वहीं से आपका ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका निकला हुआ है, और वहीं से आप बीमा भी बना लीजिए। तो कूलाम का बीमा होता है AT स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और न्यूटन का mL/T−2 और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। सबको एक साथ करिए तो m को पहले ऊपर ले जाएंगे तो m पे -1 हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा नीचे, उसको ऊपर ले जाएंगे L पे -3, और ये यहाँ पे ये T स्क्वायर, यहाँ पे T पे -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे E जो है 2 बार है तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, एप्सिलॉन जीरो की बीमा हो गई। तो इस तरह से हम लोग मात्रक और बीमा जो है निकालते हैं और बनाना सीखते हैं, याद नहीं करते, क्योंकि इतना मात्रक आप याद करेंगे, बहुत मात्रक, अभी तो शुरुआत है, और भी बहुत से मात्रक हर एक चैप्टर में कम से कम आपको 15-20 मात्रक आपको मिलेंगे, याद करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा आपका हो जाएगा। इसलिए हम लोग मात्रक को याद नहीं करते, मात्रक को हम लोग सूत्र के माध्यम से बनाना और सीखते हैं। तो बीमा भी आपका मात्रक यदि जान जाते हैं तो आपका बीमा भी आपका बन जाएगा। तो आपका ये कूलाम का जो नियम है आज आपका कंप्लीट होता है, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।